Hello and welcome to the fifth chapter of class 12th through the eyes of travelers. So basically हम ये chapter जो है वो travelers की explanation पे based है कि उन्होंने country में क्या देखा और क्या लिखा. ठीक है. So the accounts that survive are often varied in terms of their subject matter. Some deal with affairs of the court, while others mainly focus on religious issues or architectural features. अब हम जो फॉरेनर्स के अकाउंट्स देखते हैं तो कुछ आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में बात करते हैं, कुछ रिलीजियस इश्यूज के बारे में बात करते हैं और कुछ जैसे अब्दुल रज़ाक था, उसने विजयनगर के बारे में लिखा है। ठीक है, तो जैसे जैसे फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आते गए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में लिखा है। अब बेसिकली हम अल्बेरूनी, इब्न बतूता और फ्रैंको बर्नियर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं इस चैप्टर में पूरे बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, उनके आंसर्स, उसके अलावा इंपॉर्टेंट पैसेज जो बोर्ड में आ चुके हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी, जिससे कि एटलीस्ट इसको करने के बाद ये चैप्टर नौ का रेडी हो जाएगा। नाउ इन्होंने जब पान लीफ देखा तो इट वाज सरप्राइजिंग फॉर देम। उन्होंने अपने जिंदगी में कभी पान नहीं देखा था, कोकोनट को भी उन्होंने नहीं देखा था। उन्होंने कंपेयर किया है कोकोनट को ह्यूमन के जो हेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर अल-बेरूनी एंड द किताबुल हिंद। पैसेजेस में से भी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैं डिस्कस करती चलूंगी। कई बार हम मार्किंग स्कीम पैसेज से भी बनाते हैं, ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो अल-बेरूनी ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था किताब उल हिंद। इसको अंडरलाइन कर लेना, याद रखना। कई बार 3 मार्कर क्वेश्चन में ये आता है, फिर उसके एक्सपीरियंस के बारे में आता है। ठीक है, फ्रॉम ख्वारिज्म टू द पंजाब। अल-बेरूनी वॉज बॉर्न इन 973 इन ख्वारिज्म इन प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान। ठीक है, सो उज्बेकिस्तान में वो बॉर्न होता है, उसकी काफ़ी अच्छी एजुकेशन होती है और उसको बहुत सारे लैंग्वेजेस की जानकारी होती है। जैसे मैंने अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया है, सीरियक, अरबिक, पर्शियन, हिब्रू और लेटर ऑन वो इंडिया में आके संस्कृत भी सीखता है। ठीक है, ऑल्दो ही डिड नॉट नो ग्रीक, ही वॉज फेमिलियर विद द वर्क ऑफ प्लेटो एंड द ग्रीक फिलोसफर्स। उसको ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती थी, मगर प्लेटो और ग्रीक फिलोसफर्स के बारे में उसको अच्छे से नॉलेज थी। Now, when Sultan Muhammad invaded Khwarizm, he took several scholars and poets back to his capital, Ghazni. जब सुल्तान मोहम्मद ख्वारिज्म को कैप्चर करता है तो अपने संग बहुत सारे पोएट, बहुत सारे स्कॉलर्स को गजनी लेके जाता है एज अ होस्टेज। ठीक है, एज अ बंदी, जिसमें ये भी पहुंचता है वहां पे। एंड ही स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज टाइम अंटिल डेथ एट द एज ऑफ 70 इन गजनी। इन द गजनी, जब वो गजनी में रह रहा था तो अल-बेरूनी डेवलप इंटरेस्ट फॉर इंडिया। उसको इंडिया के बारे में इंटरेस्ट हुआ, क्योंकि उसमें हम जानते हैं कि हमारी बहुत सारी बुक जैसे एस्ट्रोनॉमी है, मैथ्स है, मेडिसिन है, ये सारे की सारी अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई थी। इसने इसको सब पढ़ी और उसको इंडिया के बारे में बड़ा इंटरेस्ट हुआ कि इंडिया में मुझे विजिट करना चाहिए और एग्जैक्टली इंडिया में क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या करता है, इंडिया के लिए ट्रैवल करता है। फ्रॉम when the Punjab became a part of Ghaznavid Empire, contacted with the local population, helped created an environment of mutual trust and understanding. ओके, जब ये पंजाब बनता है गजनवीद का उनका, तो धीरे धीरे इंडियंस उसके कांटेक्ट में आते हैं। एंड अल-बेरूनी स्पेंड ईयर इन द कंपनी ऑफ ब्राह्मण्स, प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स लर्निंग संस्कृत। उसने अपने जिंदगी का काफी साल यहाँ पे स्पेंड किया, स्कॉलर से संस्कृत लर्न किया और इंडियन टेक्स्ट को समझने की कोशिश की। ठीक है, ट्रैवल लिटरेचर वॉज ऑलरेडी एन एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ द अरबिक लिटरेचर बाय द टाइम। जब इसने बुक लिखना शुरू किया, जिसने ये लिखी है जो किताबुल हिंद, तो उस टाइम में ट्रैवल लिटरेचर जो था, मतलब आप अपनी जो ट्रैवल कर रहे हो, जो आपके एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिख रहे हो, उसको बोलते हैं ट्रैवल लिटरेचर। वो काफ़ी पॉपुलर हो गया था। ठीक है, और इसने भी अपने ट्रैवलिंग के बारे में, इंडिया की ट्रैवलिंग के बारे में लिखा। The literature dealt with lands as far apart Sahara Desert into the west to River Volga in the north. उसके में सहारा डेजर्ट से लेकर रिवर वोल्गा हर चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन है। Few people in India would have read Al-Biruni before 1500. Many other outside India may have done so. ठीक है, कुछ लोगों ने अल-बिरूनी के बारे में पढ़ा था, कुछ लोगों ने पहले भी पढ़ रखा था। अब उसकी जो फेमस बुक है किताबुल हिंद, उसमें उसने क्या लिखा है। ठीक है, सो किताबुल हिंद जो है वो अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई है। इसमें करीब 80 चैप्टर्स हैं, मैंने हाईलाइट कर रखा है, बुक में हाईलाइट कर लेना, और सेम मार्किंग स्कीम में भी आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इस बुक में उसने रिलीजन के बारे में, फिलोसफी के बारे में, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स, कस्टम, सोशल लाइफ, वेट, मेजर्स एक्सेट्रा के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। मीट्रोलॉजी मतलब द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑल्सो। ठीक है,
ये जो अपना एक्सप्लेनेशन है पहले क्वेश्चन से शुरू करता है, बिगिनिंग विद द क्वेश्चन, फॉलोइंग दिस अप विद द डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन संस्कृत ट्रेडिशन एंड कंक्लूडिंग विद द कंपैरिजन विद अदर कल्चर। ठीक है, सो अपना जो भी लिखना शुरू करता है वो क्वेश्चन से शुरू करता है, फिर संस्कृत ट्रेडिशन, इंडिया के ट्रेडिशन के बाद में एक्सप्लेन करता है, बाद में वो बाकी लोगों से कंपैरिजन करता है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि उसका ज्योमेट्रिक एक्सप्लेनेशन बहुत ही ऑथेंटिक था। Al-Biruni wrote in Arabic, probably intended his work for poor living people living along the frontier of the subcontinent. उसने अरबिक में लिखा, उसको ये था कि बाकी लोग भी उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसको संस्कृत के काफी ट्रांसलेशन के बारे में पता था, संस्कृत लैंग्वेज, पाली और प्राकृतिक टेक्स्ट को भी उसने पढ़ा था, जिसने उसको अरबिक में इनटू अरबिक। ठीक है, सो दीज रेंज फ्रॉम फेबल्स टू वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन में उसने भी translate. However, he was also critical about the way in which these texts were written. इन्होंने इसने काफी क्रिटिसाइज भी की। ठीक है, and he wanted to improve these texts which were available there in India. So इंडिया में जो टेक्स्ट अवेलेबल थे उसने उनको कोशिश की कि इम्प्रूव, उसने बोला बहुत अच्छे से नहीं लिखे गए हैं, इसको हम इम्प्रूव भी कर सकते थे। अब हम बात करते हैं शुरू में, यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ मैं। एग्जामिन द कॉजेज दैट अल्बेरूनी विजिट टू इंडिया। अल्बेरूनी इंडिया क्यों आया? ठीक है, क्योंकि उसके आने का मकसद क्या था। मैंने कहा जैसे जैसे हम टेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करती चलूंगी, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करती हुई चलूंगी, जिससे कि कंटेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो इन 1017 सुल्तान मोहम्मद इन्वेडेड ख्वारिज्म एंड टुक अल-बिरूनी विद अदर स्कॉलर्स एज होस्टेस टू गजनी। सो 1017 में सुल्तान मोहम्मद है वो ख्वारिज्म पे इन्वेड करता है, और फिर वहां से जितने लोग थे, स्कॉलर्स थे, पोएट्स को, उनको अपने गजनी लेके जाता है। ठीक है, वहीं पे गजनी में अल-बिरूनी को इंडिया के लिए लाइकिंग डेवलप होती है, एन इंटरेस्ट इन इंडिया व्हेन पंजाब बिकम अ पार्ट ऑफ गजनवीद एम्पायर। जैसे ही पंजाब गजनवीद एम्पायर का पार्ट बनता है, वो उसको धीरे धीरे इंडिया के बारे में काफी कुछ पता चलता है। अल-बिरूनी वॉज हाईली एजुकेटेड ऑफ दिस टाइम। सो चाहो तो उसको लिख सकते हो। देखो इन्होंने ना कई बार ऐसी चीजों को दो में स्प्लिट करते हैं, जैसे उन्होंने स्प्लिट कर दिया, ही वॉज अवेयर ऑफ सीरियन, अरबिक, हिब्रू एंड पर्शियन लैंग्वेज। He wanted to learn mathematics, astronomy and medicine of India. इंडिया में जो भी थे, एस्ट्रोनॉमी थी, मैथ थी, मेडिसिन थी, उनको वो पढ़ना चाहता था। Al-Biruni spent years learning Sanskrit and studying religious and philosophical texts. He visited India, contacted local people and learned Indian philosophy too. तो 7 पॉइंट्स हैं। इस तरह के क्वेश्चन जनरली अगर आते हैं एग्जाम में तो 3 मार्कर आएगा, 8 मार्कर नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं किताबुल हिंद के बारे में। ये 3 मार्कर आ चुका है, ये सारे के सारे बोर्ड क्वेश्चन हैं जो बोर्ड्स में आ चुके हैं। ठीक है, सो अगर 3 मार्कर आता तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे किताबुल हिंद है, जो बुक है वो अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई है। इसमें करीब 80 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इट डील्स विद, अब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हम सब कुछ लिखेंगे? सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने के बाद ईटीसी एक्सेट्रा करके लिख सकते हैं, जैसे रिलीजन है, फिलोसफी है, एस्ट्रोनॉमी है, मेट्रोलॉजी है, एक्सेट्रा। ठीक है, इसकी बुक इन सारी चीजों को डील करती है। अल-बिरूनी बिगिंस विद अ क्वेश्चन इन ईच चैप्टर। वो लिखना कैसे शुरू करता है मैंने बताया। सबसे पहले वो शुरुआत करता है क्वेश्चन, फिर वो यहाँ की चीजों को एक्सप्लेन करता है, बाद में कल्चर को कंपेयर करता है, इंडियन कल्चर को फॉरेन कल्चर से कंपेयर करता है। सो हम मैंने 4 पॉइंट दिए हैं, इसमें से कोई भी 3 पॉइंट अच्छे से कर लेना, सो ये अल-बिरूनी का फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदू। वैसे इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आया नहीं है मैंने, लेकिन अंडरलाइन कर दिया बाय चांस अगर आता है। सो हिंदू जो है वो ओल्ड पर्शियन टर्म है। ठीक है, रेफर्स टू द रीजन टू द ईस्ट ऑफ द रिवर सिंधु। जो सिंधु रिवर के जो ईस्ट साइड में रहते थे उनको हिंदू बोलते थे, और उनके लैंड को हिंदुस्तान बोलते थे, और उनकी लैंग्वेज को हिंदवी बोलते थे। सो ईस्ट के जो सिंधु में रहते थे वो हिंदू या हिंदवी या हिंदुस्तानी कहलाते थे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड का, इज इब्न बतूता। सो हमने अल-बिरूनी तो कर लिया, अब इब्न बतूता भी इंडिया में आता है। ठीक है, सो इब्न बतूता टुक बुक ऑफ ट्रैवल कॉल्ड रेहला रिटन इन अरबिक लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो दोनों बुक, चाहे रेहला हो चाहे वो हो अल-बिरूनी की बुक हो, सारे के सारे हम फर्स्ट वर्ड शुरू करेंगे अरबिक लैंग्वेज में है। ठीक है, ही वॉज अ मोरक्कन ट्रैवलर बॉर्न इन Tangier into one of the most respectable and educated family known for their expertise in Islamic religion, law और शरिया। जो शरिया होता है वो इस्लामिक लॉ होता है। ये बड़े रेस्पेक्टेबली मुस्लिम था, रेस्पेक्टेबल फैमिली में बॉर्न हुआ था,
इसको शरिया के बारे में अच्छे से नॉलेज थी, इस्लामिक लॉ जिसको बोलते हैं, ठीक है। और घूमने का बड़ा ही शौकीन था ये इसका ये वो मानना था कि जो हम नॉलेज है वो घूम के जो मतलब जगह जगह जाके जो एक्सपीरियंस करके कर सकते हैं, बजाय एक जगह रहते हुए बुक पढ़ के वो हम नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने ट्रैवल करना शुरू किया, लाइक मोस्ट of his class, Ibn Battuta considered experience gained through travel to be a more important source of knowledge than book. जिसने ट्रैवलिंग करना शुरू किया, Before he set off for India in 1332-33, he made pilgrimage to Makkah. इंडिया में आने से पहले ये मक्का जाता है, ठीक है। उसके अलावा फिर ये सीरिया, इराक, पर्शिया, येमेन, ओमान एंड अ फ्यू ट्रैवलिंग पोर्ट्स में ये ट्रैवल कर चुका था। ट्रैवलिंग ओवरलैंड थ्रू सेंट्रल एशिया, इब्न बतूता रीच सिंध इन 1333। फिर ये सिंध पहुंचता है 1333 में। फिर ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुनता है, सुल्तान जो दिल्ली का था, ठीक है। उसकी रेपुटेशन सुन के, इसके बारे में सुन के कि बड़ा ही जनरस है, बहुत ही अच्छा है, आर्ट और लिटरेचर का पैटर्न है, लोगों को काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। जब मुल्तान और उच्च के पागल से क्रॉस कर रहा था, तो इसकी बड़ी इंटरेस्ट होती है इंडिया में आने के लिए, ठीक है। ये इंडिया में आता है, मोहम्मद बिन तुगलक इसकी बातों से बड़ा इम्प्रेस होता है और उसको दिल्ली का काजी बना देता है, के जज ऑफ। काजी बेसिकली जो शरिया के जो नॉलेज जज होते हैं, जो मुस्लिम लॉ होता है, वो जो मुस्लिम कोई भी क्राइम करेगा तो उस पर शरिया लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद उसको 1342 में जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसको ऑर्डर देता है चाइना जाने के लिए। तो ये क्या करता है, मालाबार कोस्ट से होते हुए फिर ही वेंट टू मालदीव, फिर मालदीव जाता है, मालाबार कोस्ट जाता है, वेर ही स्टेड फॉर 18 मंथ्स एज काजी, बट इवेंचुअली डिसाइडेड टू प्रोसीड टू श्रीलंका। देख लेना, जैसे पहले है ये मालाबार जाएगा, वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है नहीं, मार्किंग स्कीम में है नहीं। ये मालाबार जाएगा, फिर ये मालदीव जाएगा, उसके बाद ये श्रीलंका जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा ये मालाबार कोस्ट आता है एंड देन मालदीव्स एंड बिफोर रिज्यूमिंग हिज मिशन टू चाइना, ठीक है। विजिटेड बंगाल एंड आसाम एज वेल, फिर बंगाल और आसाम को भी ये जाता है, घूमता है। ही टुक अ शिप टू सुमात्रा फ्रॉम वेयर देयर अनदर शिप टू चाइनीज पोर्ट, सुमात्रा लेके जाता है, फिर वहां से ये चाइनीज पोर्ट पहुंचता है, ठीक है। इसके ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है नहीं, तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। He traveled extensively in China, going far as Beijing, but did not stay for very long. Decided to return to home in 1347. चाइना में बड़ा लंबा नहीं रहता है, वापस इंडिया में लौट आता है। इसकी जो अकाउंट है, इसका जो लिखा हुआ है ना, वो मार्को पोलो से लोग काफी कंपेयर करते हैं, ठीक है। हु विजिटेड चाइना, जो मार्को पोलो चाइना गया था, तो उसकी जो राइटिंग है वो मार्को पोलो से कंपेयर की जाती है। Ibn Battuta meticulously recorded his observation about new culture, people, belief, values. We need to bear in mind that this globe trotter was traveling in the 14th century. हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो इब्न बतूता था वो 14th सेंचुरी में ट्रैवल कर रहा था। जो उस टाइम में ट्रैवल करना बहुत आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था, ठीक है। लोग अक्सर चोर उनको लूट लिया करते थे, कई बार मार दिया करते थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता इट टुक 40 days टू ट्रैवल फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो, ये मार्किंग स्कीम में आएगा, ठीक है। इब्न बतूता बोलता है कि अगर आपको मुल्तान से दिल्ली जाना है तो आपको करीब 40 डेज लगेंगे, एंड अबाउट 50 डेज फ्रॉम सिंध टू दिल्ली। अगर सिंध से दिल्ली पहुंचना है तो आपको 50 डेज लगेंगे। द डिस्टेंस फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली वॉज कवर्ड इन 40 डेज। बोलता है दौलताबाद से दिल्ली अगर आपको जाना है तो करीब आपको 40 डेज लगेंगे, ठीक है। तो उस टाइम जो ट्रैवल था वो बहुत आसान नहीं था। इब्न बतूता को भी ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उस पे भी जो डाकू है वो अटैक करते हैं, वो इंजर्ड होता है, उसके काफ़ी फेलो बींग्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि मारे जाते हैं, ठीक है। बट ये हमेशा कोशिश करता था कि ये ग्रुप्स में ट्रैवल करे, कभी इंडिविजुअल ट्रैवल करने की इसने कोशिश नहीं की। So Ibn Battuta was attacked by a band of robbers several times. In fact, he preferred traveling in a caravan along with companions. ठीक है, he was severely wounded also when the travelers when traveling. जो इसको जो रॉबर्स थे उन्होंने उसने मारा पीटा भी था, अटैक भी किया था। द एंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी, पहले हम पूरा इब्न बतूता कर लेंगे, उसके बाद मैं रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी। एज वी हैव सीन, इब्न बतूता वाज एन
वर्ल्ड ट्रेड ट्रैवलर हु स्पेंड सेवरल इयर्स ट्रैवलिंग थ्रू नॉर्थ अफ्रीका। फिर वो नॉर्थ अफ्रीका में भी ट्रैवल करता है, वेस्ट एशिया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना, बिफोर रिटर्निंग टू मोरक्को। उसके बाद ये मोरक्को पहुंचता है। व्हेन ही रिटर्न द लोकल रूलर इशूड इंस्ट्रक्शन दैट हिज स्टोरीज बी रिकॉर्डेड। जब ये मोरक्को पहुंचता है तो लोकल रूरलर बोलता है कि इसकी जितनी भी स्टोरीज है, इसने जो कुछ भी देखा है वो सारा का सारा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम बात करते हैं इब्न बतूता से रिलेटेड क्वेश्चन की। ठीक है, नेम द बुक authored by Ibn Battuta. Why did you find Indian cities full of exciting opportunities? So Indian cities full of exciting opportunities ये बाद में क्वेश्चन आएगा, तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं किया है मैंने। ठीक है, आगे हम जब बढ़ेंगे तो फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो कर लेंगे। नेम द बुक, देखो इस तरह के क्वेश्चन है ना, वो बेसिकली आते हैं 3 मार्कर्स। ठीक है, सो बुक जो है उसका नाम है रेहला। ठीक है, और अगर रेहला के बारे में आता है तो फिर लिख सकते हो कि इट्स रिटन इन अरेबिक लैंग्वेज, और उसने अपनी ट्रैवलिंग की पूरी हिस्ट्री इसमें लिखी है। ठीक है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी बेसिकली उसने दिल्ली के बारे में लिखा था। ठीक है, सो हम आगे बढ़ेंगे तो कर देंगे, वैसे मैं अभी रीड आउट कर दे रही हूँ। इब्न बतूता फाउंड सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज लाइक रिसोर्स एंड सिल्क। दे वर डेंसली पॉपुलेटेड, उसका कहना था कि सिटी थी बड़ी डेंसली पॉपुलेटेड होती थी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सामान मिला करते थे, बड़े कलरफुल चीजें हुआ करती थी। मोस्ट सिटीज हैज क्राउडेड स्ट्रीट्स एंड ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट्स होते थे। इब्न बतूता डिस्क्राइब दिल्ली एंड दौलताबाद एज वास्ट सिटीज विद ग्रेट पॉपुलेशन। दिल्ली और दौलताबाद के बारे में बोलता है कि काफ़ी बड़ी सिटी थी और उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। ये एक मुगल टाइम की पिक्चर है जिसमें कि रॉबर्स हैं, लोगों को, बिजनेसमैन को अटैक कर रहे हैं, उनसे उनसे चीज़ें छीन रहे हैं। सो अब आते हैं रेहला के बारे में। जैसे मैंने कहा था रेहला से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इट इज़ अ मेटिकुलसली रिकॉर्ड ऑफ इब्न बतूता ऑब्जर्वेशन अबाउट न्यू कल्चर पीपल बिलीव। इसमें से कोई भी 3 या 4 पॉइंट कर लेना। ठीक है, जो उसकी रिकॉर्डेड है, जो उसके ट्रैवलिंग्स हैं, उसने न्यू कल्चर्स देखे हैं, उसके उसने रिकॉर्ड लिखे हैं। इब्न बतूता इज द ऑथर, ये वो ऑथर भी था। ठीक है, इट्स अ ट्रैवल अकाउंट, बड़े इजी इजी से पॉइंट ले लेना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेने की जरूरत नहीं है। इट्स अ ट्रैवल अकाउंट। ठीक है, he gained knowledge through his travel experience. He traveled too far off places exploring the world. Ibn Battuta Rehla gives us information on places, market, flora, fauna, music, etc. ठीक है, तो जो भी तुमको 3 लगता है कि जो बहुत ही इजी है कर लेना। इस तरह के क्वेश्चन 3 मार्कर्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं अगला, ये है कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ इब्न बतूता एंड बर्नियर ऑन द इंडियन सोसाइटीज। ये मैं बाद में दोबारा इस क्वेश्चन पे आऊंगी क्योंकि ये बाद में आए, बर्नियर अब हम करेंगे तब हम आएंगे, वरना कोई फायदा नहीं करने का। अब बात करते हैं फ्रैंको बर्नियर। ठीक है, फ्रैंको बर्नियर है, बेसिकली ये तो फ्रेंच था। इससे पहले भी काफी ट्रैवलर्स इंडिया में विजिट कर चुके हैं। अमंग द बेस्ट नोन पोर्चुगीज राइटर इज डुआर्ट बारबोसा, हु रोट अ डिटेल अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज द फ्रेंच ज्वेलर जीन बैप्टिस्ट ट्रैवलर। ठीक है, हु ट्रैवल टू इंडिया एंड एटलीस्ट 6 टाइम। तो ये ज्वेलर था जो इंडिया में 6 टाइम्स ट्रैवल किया। सो इटालियन डॉक्टर मनुकी ऑल्सो नेवर रिटर्न टू यूरोप, वो इंडिया में ही सेटल हो गया। या उसको इंडिया बहुत पसंद आया। और उसके बाद एक नेक्स्ट ट्रैवलर जो है फ्रैंको बर्नियर है। अ फ्रेंच मैन वाज अ डॉक्टर, पॉलिटिशियन, फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन। इसमें ये सारी क्वालिटीज थी, डॉक्टर था, फिलोसफी था, फिलोसोफर था, हिस्टोरियन था। ठीक है, ये बेसिकली मुगल टाइम में ये इंडिया में ट्रैवल करता है। ही वॉज इन इंडिया फॉर नियरली 12 ईयर्स, 1656 से 1668 तक ही रहता है। ये जो शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, उसका ये फिजिशियन था। ठीक है, अब बात करते हैं कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट। इसकी बुक जो है वो ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर करती है कि डिफरेंस ईस्ट और वेस्ट में क्या है। ठीक है, ईस्ट मतलब इंडिया और वेस्ट मतलब वेस्टर्न कंट्रीज। सो ये बेसिकली मुगल एम्पायर को बहुत ही क्रिटिसाइज करता है। बर्नियर ट्रैवल टू सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री एंड रोट अकाउंट्स ऑफ व्हाट ही सॉ, फ्रीक्वेंटली कंपेयरिंग व्हाट ही सॉ इन इंडिया विद द सिचुएशन इन यूरोप। ही डिसाइडेड हिज मेजर राइटिंग टू लुइस 14th। ठीक है, जो ही डेडिकेटेड हिज मेजर राइटिंग, उसने जो कुछ भी लिखा है उसने सारा का सारा राइटिंग जो है डेडिकेट किया लुइस 14th को। और बेसिकली ये इंडिया और यूरोप को कंपेयर करता है और इंडिया को काफी इंफीरियर दिखाता है।
However, when his work was published, Bernier writing became extremely popular. जैसे ही उसने लिखा, जो कुछ भी लिखा इंडिया के बारे में और यूरोप के बारे में, तो वो काफ़ी पॉपुलर हो गया, लोगों ने पढ़ा और उसके बहुत सारे पब्लिश रीप्रिंट्स हुए। यहाँ पे रीप्रिंट्स के डिटेल दे रखे हैं, बट बेसिकली रीप्रिंट्स का एग्जाम में कोई आता नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। So Bernier work were published in France in and translated into English, Dutch, German, Italian within the next 5 years. Next 5 years. फिर उसके बाद Kant was reprinted 8 times in French language. So फिर reprinted 3 times in English language also. So उसके जो accounts थे वो बार बार reprint हुए. ठीक है. अब हम बात करते हैं बात करते हैं इंडियन कास्ट सिस्टम की। ठीक है। सो इंडिया का जो कास्ट सिस्टम था उसके बारे में अल्बेरूनी ने क्या लिखा है और फॉरेनर्स ने हमारे कास्ट सिस्टम के बारे में क्या लिखा है। मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड अल्बेरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। ठीक है। सो as we have seen, travelers often compared what they saw in the subcontinent with practice which they have a familiar. जनरली हम जब कभी फॉरेनर होते हैं किसी कंट्री में आते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि क्या हमने देखा है और क्या किससे हम फेमिलियर हैं। ठीक है। तो जनरली इन लोगों ने अपनी कंट्री में इस तरह का कोई कास्ट सिस्टम तो देखा नहीं था। हाँ, डिफरेंसेस जरूर देखे थे अमीर और गरीब के। सो अल्बेरूनी for instance, was aware of the problem inherent in the task he had set himself. He discussed several barriers that he felt obstructed understanding. उसने लिखा भी है कि उसको काफ़ी बैरियर, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी इंडिया में इंडिया की चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। उसने फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट बैरियर, सेकंड बैरियर और थर्ड बैरियर करके भी लिखा है। तो चाहो तो ये कर सकते हो, यहाँ पे अंडरलाइन करते हो, कर सकते हो, बुक में दोबारा मैंने बताया हुआ है। द फर्स्ट बैरियर था लैंग्वेज। ठीक है। ओबियसली ये फॉरेन कंट्री है तो लैंग्वेज तो हर कंट्री में हर किसी के लिए बैरियर होता है। ठीक है। बिकॉज उसको अरबिक और पर्शियन आती थी मगर संस्कृत नहीं आती थी और हिंदी भी नहीं आती थी उस टाइम। सेकेंड बैरियर था वॉज ही, जिसकी सेकेंड बैरियर थी वॉज ही आइडेंटिफाइड वॉज अ डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। ओके। इंडिया के रिलीजियस बिलीफ जो प्रैक्टिसेस थे वो अलग थे और उसके उनके रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस कम अलग थे। द सेल्फ absorption and consequently insulation of the local population according to him constituted the third barrier. What is self absorption and consequent insularity? So इसका मतलब ये है कि वो इंडियंस जो थे किसी भी फॉरेनर्स को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है। सो वो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ओबियसली आप उनको चीज़ें बताओगे भी नहीं। तो उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इंडियन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट इवन दो ही वाज अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, अल्बेरूनी डिपेंडेड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द वर्क ऑफ ब्राह्मण्स। उसने ब्राह्मण्स पे डिपेंड किया, उनसे संस्कृत पढ़ी, फिर भागवत गीता, पुराण, वेदास, पतंजलि, मनुस्मृति सबका उनको कोशिश किया समझने का कि इन बुक्स में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अल्बेरूनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कास्ट सिस्टम, वो कास्ट सिस्टम के बारे में क्या बताता है इंडिया में। अल्बेरूनी ट्राई टू एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम, बताता है ही नोटेड दैट इन एंशिएंट पर्शिया 4 सोशल कैटेगरीज वाज रिकॉग्नाइज्ड। अब जैसे मैंने बताया ना कि हाँ, तुमको जो पता है तुम उससे कंपेयर करोगे, तो वो बोलता है कि पर्शियन में 4 तरह की कैटेगरीज हैं, जैसे नाइट्स है, प्रिंस है, मॉन्क है, फायर प्रीस्ट है, लॉयर्स है, फिजिशियंस है, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, साइंटिस्ट है, पीजेंट्स हैं, आर्टिशियंस है। He attempted to suggest that social division were not unique to India. तो उसको ये बोलना था ये जो सोशल डिवीजन इंडिया में बड़ा यूनिक नहीं है, हर कंट्री में होता है। ठीक है। एट द सेम टाइम ही पॉइंटेड आउट दैट विद इस्लाम ऑल मेन वर कंसिडर इक्वल। अब वहाँ ये बताना चाहता है कि पर्शिया में तो डिवीजन है लेकिन इस्लाम में हम सब बराबर हैं और हम किसी भी तरह की डिफरेंसेस को मानते नहीं हैं। ठीक है। In spite of this acceptance of the Brahminical description of the caste system, Al-Biruni disapproved of the notion of pollution. ठीक है। वो बोलता है कि किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं हैं। He remarked that everything which falls into a state of impurity strives and succeeds in regaining its original condition of purity. बोलता है कोई भी चीज़ें जो गंदी होती है, खराब होती है, एक दिन वो अपनी प्योरिटी को, अपनी चीज़ों को दोबारा गेन कर लेती है। अब वो बता रहा है द सन क्लीन्स द एयर, जो सन है वो एयर को क्लीन करता है, जो समुद्र में सॉल्ट होता है वो वाटर को पोल्यूटेड होने से बचाता है। इफ इट वर सो इंसिस्टेड अल्बेरूनी लाइफ ऑन अर्थ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। ठीक है। ये चीजें नहीं होती तो शायद लाइफ
अर्थ पे नहीं होती। द कंसेप्शन ऑफ सोशल पोल्यूशन इंटरसेक्ट टू द कास्ट सिस्टम वाज अकॉर्डिंग टू हिम कॉन्ट्ररी टू द लॉ ऑफ नेचर। ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है। So, उसने बोला है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल पोल्यूशन, ये जो सोशल पोल्यूशन है, जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, ये लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट में है, ये होना नहीं चाहिए किसी भी सोसाइटी में। ठीक है, अब मैं यहाँ फटाफट डिस्कस करती हूँ क्वेश्चन आंसर्स से रिलेटेड। ये जो ऊपर वाला था, यहाँ से यहाँ से शुरू करते हैं। State the inherent problem faced by Alberoni in task of understanding Indian social and Brahmanical practice. अल्बेरोनी को इंडिया के जो प्रैक्टिसेस थे उसको अंडरस्टैंड करने में क्या प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड संस्कृत लैंग्वेज, मैंने बताया था। ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट संस्कृत इनटू अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज, कुड नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। देखो, बुक में स्ट्रेट आंसर्स नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तुम लोग के लिए शेयर कर दी, यहाँ से ले सकते हो स्क्रीनशॉट। सेम ये मार्किंग स्कीम है, बोर्ड की मार्किंग स्कीम है, सो इजी होगा। ठीक है, और मार्क्स फुल मार्क्स आ सकते हैं। सेल्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्राह्मण्स लोकल पॉपुलेशन। सेल्फ एब्जॉर्प्शन मैंने बताया था कि जो यहाँ के लोकल ब्राह्मण्स थे, लोकल पॉपुलेशन थे, ये लोगों को दूसरों से कुछ शेयर करना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, अल्बेरोनी फाउंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कास्ट सिस्टम, उसको कास्ट सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था। मेंशन एनी टू सोर्स दैट प्रोवाइड हिम द सपोर्ट, उसके जो आंसर है उसको सपोर्ट के लिए कोई भी, सो ही डिपेंड ऑन ब्राह्मणिकल वर्क लाइक वेदास, पुराणास, भागवत गीता, मनुस्मृति, कोई भी दो लिख देना एग्जाम्पल में हो जाएगा। ठीक है, जो ब्राह्मण्स पर डिपेंड करता है, उनको बोलता है कि इन बुक्स की ट्रांसलेशन मुझे समझाओ, इसमें लिखा क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं नेम द बुक ऑथर्ड बाय अल्बेरोनी। तो हम सबको पता है किताबुल हिंद है। व्हाई डिड ही डिसअप्रूव द नोशन ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम, वो इंडियन कास्ट सिस्टम के जो नोशन है उसको डिसअप्रूव क्यों करता है, उसको पसंद नहीं करता है। सो किताबुल हिंद नाम है बुक का। ही डिसअप्रूव द नोशन ऑफ द इंडियन कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन, उसका कहना है कि यहाँ पे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्रिएटेड आउट ऑफ ब्राह्मण और नेचर। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, लोगों के संग ट्रीटमेंट गंदा होता है, ओबियसली ब्राह्मण जो है शूद्रास के संग ट्रीटमेंट अच्छा नहीं करते हैं। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ही कंसीडर्ड द कास्ट सिस्टम कॉन्ट्ररी टू द लॉ ऑफ नेचर, बोलता है लॉ ऑफ नेचर, जब भगवान ने सबको बराबर बनाया है तो फिर ये डिफरेंसेस क्यों हैं, एज गॉड हैज क्रिएटेड एवरीवन इक्वल एंड दिस सिस्टम वाज नॉट प्रेवलेंट इन द वेस्टर्न सोसाइटी। ही कंसीडर्ड इट एज अ सोशल पोल्यूशन, वो बोलता है ये एक तरह का सोशल पोल्यूशन है। ठीक है, वाई ही डिसअप्रूव द, मैंने बता दिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल पोल्यूशन इंटरसेक्ट टू द कास्ट सिस्टम वाज कॉन्ट्ररी टू द लॉ ऑफ नेचर, ये एक अलग से क्वेश्चन आ रखा है 3 मार्कर। सो ही डिसअप्रूव द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, ही बिलीव इम्प्योरिटी ऑलवेज रिगेन द ओरिजिनल नेचर, जैसे बोलते हैं सन क्लीन करता है एयर को, सॉल्ट वाटर को, इसी तरह से एक दिन ही सारा का सारा। इफ दिस वॉज नॉट सो लाइफ इज नॉट पॉसिबल, सो एक कास्ट सिस्टम है होना ही नहीं चाहिए किसी कंट्री में। ठीक है, फिर डिवीजन ऑफ कास्ट इनटू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आर अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। सो मैंने जो ये वाला बताया है, ये ऊपर वाला है, ये ठीक है, इसको कर लेना, फिर जो भी क्वेश्चन आएगा इजी हो जाएगा। और ये वाला भी देख लेना। ठीक है, तो इससे इस पैसेज से रिलेटेड, कास्ट सिस्टम से रिलेटेड 3-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही पॉपुलर है, काफी बार बार आ रहा है, सो एटलीस्ट यू आर एबल टू राइट। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे भी एक कास्ट सिस्टम का डिस्कशन है, उसके बाद हम पैसेज की बात करते हैं। डिस्क्राइब अल्बेरूनी डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, सेम आंसर है। सोशल डिविजन वाज नॉट यूनिक टू इंडिया, अकॉर्डिंग टू हिम द हाईएस्ट कास्ट वर द ब्राह्मण्स एंड वर क्रिएटेड फ्रॉम द हेड ऑफ द ब्राह्मण, द नेक्स्ट कास्ट वाज क्षत्रिय, वर क्रिएटेड फ्रॉम द शोल्डर्स। बेसिकली ये ह्यूमन बॉडी की एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सो ये बोलता है कि जो ब्राह्मण है, हम बोलते हैं ना मनुस्मृति के हिसाब से कि ब्राह्मण जो है मुंह से मर्ज हैं, क्षत्रिय हाथ से हैं, वैश्य थाई से हैं, और शूद्रा जो है फीट से मर्ज हैं। तो ये पूरा ये बताता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू हिम वाज द कॉन्ट्ररी टू द लॉ ऑफ नेचर। द कास्ट सिस्टम वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज स्टडी ऑफ नॉमेटिक संस्कृत टेक्स्ट लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स। उसने कहा जो संस्कृत टेक्स्ट ब्राह्मण्स ने लिखे हैं, इन्हीं ने इस सिस्टम को इमर्ज किया है। ही कंसीडर्ड द नोशन ऑफ कास्ट एज अ सोशल पोल्यूशन। तो चाहो तो ये 4 वाला लिख सकते हो, या फिर ऊपर वाला आंसर कंबाइन कर देना। अल्बेरूनी डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, जो ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, ये वाला और ये वाला। ठीक है,
ऊपर से वो चाहो तो, और या फिर ये मनुस्मृति वाला चाहो तो लिख सकते हो। सो ये है द सिस्टम ऑफ वर्ना। इससे क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में। हाउ डिड अल्बेरूनी डिसअप्रूव द नोशन ऑफ पोल्यूशन। मैंने आंसर शेयर कर दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार पढ़ लेना, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हु लिव टुगेदर येट सेग्रीगेटेड, व्हाट इम्पैक्ट डिड दे हैव ऑन सोसाइटी। सो ये है, ये आंसर्स है, ब्राह्मण क्षत्रिय एंड पूरा करके फर्स्ट क्लास 3 क्लासेस करके है। What was Brahmanas? What gave Brahmanas their superior status? ये भी क्वेश्चन आया है इसी से कि ब्राह्मण को क्या चीजें सुपीरियर स्टेटस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सो प्लीज इसको देख लेना। ये मैं कर रही हूँ, उसको स्क्रीनशॉट देख के ले लेना। ठीक है। As yes, Al-Biruni description of caste was deeply influenced by study of Normatic Sanskrit. वो कहता है कि हमने जो संस्कृत की बुक्स पढ़ी उसी पे रिलेटेड है। In real life the system was not quite rigid. वो बोलता है, जैसे हम जानते हैं कि वैसे रियल लाइफ में सिस्टम बहुत रिजिड नहीं था। For instance, the category defined as Antyeja means born outside the system were often expected to provide inexpensive labor to both peasants and zamindar. In other words, while they were often subject to social oppressions also, वो काफी मतलब ऑपरेशन तो फेस करना ही पड़ता था। अब बात करते हैं इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ अनफेमिलियर। इब्न बतूता जो इंडिया के बारे में जो अनफेमिलियर था, जिसके बारे में वो बताता है। ठीक है। इब्न बतूता क्योंकि फॉरेनर था और उसको इंडियन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, तो ऑब्वियसली उसने बड़ी अजीब मतलब अलग तरह से एक्सप्लेन किया है। बाय द टाइम इब्न बतूता अराइव्ड इन दिल्ली इन 14th century, the subcontinent was part of a global network of communication that stretched from China in the east to the west, Africa and Europe. So हमारा मतलब बाकी कंट्रियों से काफ़ी ग्लोबल कनेक्शन था, और हम लोग काफ़ी ट्रेड भी करते थे, काफ़ी कंट्रीज में जाते भी थे। ठीक है। ऑफन ऑफिशिएटिंग एज काजी, क्योंकि ये काजी था, एंड एंजॉइंग द कॉस्मोपॉलिटन कल्चर ऑफ अर्बन सेंटर्स वेयर द पीपल हु स्पोक अरबिक, पर्शियन, टर्किश एंड अदर लैंग्वेज। इसको बहुत पसंद आता था कि काजी का काम भी करता था और लोगों से अलग अलग कॉस्मोपॉलिटन कल्चर को एंजॉय करता था, लोगों से अलग अलग लैंग्वेजेस में बात भी करता था। इंक्लूड स्टोरीज अबाउट men noted for their petty kings who could be both cruel and generous। इसको पता चलता है कि किंग्स जो हैं अलग अलग लोगों से बात करते हैं, ऑर्डिनरी मैन, वुमेन, किंग्स के बारे में कि ये जनरस है, ये पिटी है। ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें बेसिकली जो है, इब्न बतूता दो चीज़ों के बारे में बात करता है, वो कोकोनट है और पान है। ठीक है। सो ही डिस्क्राइब द कोकोनट एंड द पान, टू काइंड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस दैट वर कंप्लीटली अनफेमिलियर टू हिज ऑडियंस। ये बोलता है कि हमारी कंट्री में ये दो चीजें हैं, लोग इससे फेमिलियर नहीं हैं। अब ये डिस्क्राइब है यहाँ पे, नट लाइक अ मैन हेड, कोकोनट को ये नट लाइक अ मैन हेड बोलता है, और पान को ये फिर बीटल से जो लीव है उसको बताता है। इसको पढ़ लेना, बेसिकली क्वेश्चन आया नहीं है पान से, तो मैं पैसेज वाला कर नहीं रही हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं इब्न बतूता एंड द इंडियन सिटीज। से पूरा इब्न बतूता करूंगे, हम फिर वापस आएंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अब वो इंडियन सिटीज के बारे में शुरुआत में मैंने बोला था ना कि ये हम बाद में भी करेंगे, इब्न बतूता अबाउट द इंडियन सिटीज। ठीक है। तो इंडियन सिटीज के बारे में इब्न बतूता क्या लिखता है। ठीक है। Ibn Battuta found Indian cities in the subcontinent full of exciting opportunities for those who had the necessary drive, resource and skill। ये बोलता है कि आपके पास अच्छे सारे सोर्स हैं, स्किल्स हैं। ठीक है। आप पढ़े लिखे हो तो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है। दे वर डेंसली पॉपुलेटेड एंड प्रॉस्परस। बोलता है जो इंडियन सिटीज जो हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड है, काफी अमीर है, एंड ओकेजनली डिस्ट्रप्शंस कॉज्ड बाय वॉर एंड इन्वेजन। वैसे बोलता है काफी पीसफुल सिटीज है, मगर कभी कभी वॉर एंड इन्वेजन की वजह से डिस्ट्रप्शन होता है। इट अपीयर्स फ्रॉम इब्न बतूता अकाउंट दैट मोस्ट सिटीज हैड क्राउडेड स्ट्रीट्स। ठीक है। ये बोलता है कि जो स्ट्रीट्स हैं सिटीज के बहुत ही क्राउडेड हैं, एंड ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट, कि जो मार्केट है बहुत ही ब्राइट है और बहुत ही कलरफुल है। ठीक है। इब्न बतूता डिस्क्राइब दिल्ली एज अ वास्ट सिटी। दिल्ली के बारे में बोलता है काफी बड़ी सिटी है, और ये दिल्ली को कंपेयर करता है दौलताबाद से, और बोलता है कि दौलताबाद भी दिल्ली से साइज में कहीं से कम नहीं है। ठीक है। अब ये दिल्ली के बारे में बताता है कि इसके ये वाला, क्योंकि मैंने यहाँ हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि ये मार्किंग स्कीम में ऐड ऑन हुआ है। Inside the rampart, there are storehouses for storing edible magazines, ammunitions, ballasts and siege machine। ये बात करता है कि अगर आप सिटी में एंटर करोगे तो बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउसेज हैं। मैगजीन मतलब वो जो गन गन की मैगजीन्स एंड ऑल था। ठीक है।
सो बहुत सारी चीज़ें हैं और आर्म्स एम्यूनिशन की चीज़ें रखी हुई हैं स्टोर हाउस में। उसके अलावा ग्रेन्स के बारे में भी बात करता है, ग्रेन्स के भी स्टोर हाउसेज हैं और ये बोलता है कि विदाउट रॉटिंग मतलब उनको कभी खराब नहीं होते हैं, ग्रेन्स को रखा होता है जिससे कि लोग भूखे ना मरे। देर आर 28 गेट्स ऑफ द सिटी, बताता है सिटी के जो हैं वो 28 गेट्स हैं विच आर कॉल्ड दरवाजा। तो गेट को दरवाजा बोला जाता है एंड ऑफ दीज द बुदाउन दरवाजा इज द ग्रेटेस्ट। सबसे जो बड़ा दरवाजा है वह बुदाउन दरवाजा है। इनसाइड द मांडवी दरवाजा देयर इज अ ग्रेन मार्केट। जो मांडवी दरवाजा है उसके अंदर में ग्रेन की मार्केट है। एडजेसेंट टू द गुल दरवाजा देयर इज ऑर्चर्ड, ठीक है, तो वहां पे ऑर्चर्ड है। बात करते हैं उसकी। अब ये बात करता है बाजार की, जैसे मैंने बताया कलरफुल मार्केट्स हैं, सिटीज बहुत क्राउडेड है, स्ट्रीट्स काफी क्राउडेड हैं, ठीक है। अब बाजार में क्या क्या होता था। The bazaars was not only place of economic transaction but also the hub of social and cultural activities। बोलता है अगर आप बाजार में विजिट करोगे तो आपको बहुत सारे सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज नजर आएंगे। मोस्ट बाजार हैज अ मॉस्क एंड अ टेम्पल। बहुत सारे बाजारों में मॉस्क भी दिखेंगे आपको और टेम्पल भी दिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा लोग आपको पब्लिक परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ जाएंगे, म्यूजिक है, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, डांसर है। जैसे तुमने बहुत सारी पुरानी मूवीज में देखा होगा कि बाजार में लोग करतब करते थे, डांस करते थे, तो उस तरह के लोग मतलब उनके को कुछ नहीं आता, यही म्यूजिक और डांस और सिंगिंग करके लोगों से पैसे मांगते थे, ठीक है। इब्न बतूता फाउंड इंडियन एग्रीकल्चर वेरी प्रोडक्टिव। अब वो बात करता है कल्चर की, बोलता है एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे बहुत ही प्रोडक्टिव है, सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल है, ठीक है। लोग साल में दो क्रॉप ग्रो करते हैं। मैंने सारा हाईलाइट किया हुआ है, इसको देख लेना, ठीक है, क्योंकि मार्किंग स्कीम में यही है और पूरी पूरी बुक रीड करने का कोई फायदा नहीं है। इंडियन टेक्सटाइल पर्टिकुलरली कॉटन क्लॉथ फाइन। अब वो इंडियन टेक्सटाइल की एग्रीकल्चर उन्होंने बता दिया बहुत ही प्रोडक्टिव है, साल में दो क्रॉप यहाँ के लोग उगाते हैं। अब बात करता है टेक्सटाइल की, कपड़ों की, ठीक है। तो बोलता है कि इंडियन जो कपड़े हैं वो कॉटन क्लॉथ्स के हैं, फाइन मसलिन है, सिल्क है, ब्रोकेड है एंड सैटिन है, इनकी काफी डिमांड है, ठीक है। उसके अलावा बोलता है देर इज अ फाइन मसलिन, एक बहुत ही जो फाइन मसलिन है बहुत ही एक्सपेंसिव है, खाली जो नोबल और रिच लोग हैं वो इंडिया में पहनते हैं, सबके लिए अवेलेबल नहीं है। फाइन मसलिन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो इतनी फाइन होती थी कि उसके अंदर से एक पूरी 5 मीटर की साड़ी एक रिंग से निकल सकती है। तो मसलिन बहुत ही फाइन एंड बहुत ही ट्रांसपेरेंट क्लॉथ होता था जो सबको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि मार्किंग स्कीम में ये सारा कुछ ऐड ऑन हुआ है। जब मैं पूरा करके फिर हम मार्किंग स्कीम में जाएंगे तो इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। द स्टेट एविडेंटली टुक स्पेशल मेजर्स टू एनकरेज मर्चेंट, ठीक है। अब कम्युनिकेशन का क्या हाल था, मर्चेंट्स के क्या हाल थे, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड रूट्स वर वेल सप्लाइड विद इंस एंड गेस्ट हाउस। इंस का मतलब होता है स्मॉल होटल्स, छोटे छोटे गेस्ट हाउस थे, होटल्स टाइप के थे जहाँ पे कि ट्रेडर्स रहा करते थे। इब्न बतूता was also amazed by the efficiency of postal system। अब वो पोस्टल सिस्टम की बात करता है, बोलते हैं इंडिया में जो पोस्टल सिस्टम है बड़े ही एफिशिएंट है, which allowed merchants to not only send information and remit credit across long distance। जो मर्चेंट्स हैं इन पोस्टल सिस्टम के जरिए अपने इंफॉर्मेशन भेजते थे और अगर किसी को कोई पैसे की जरूरत होती थी तो पोस्टल से मैसेज भेज के बड़े आसानी से मंगवा लेते थे। बट ऑल्सो डिस्पैच गुड्स रिक्वायर्ड एट शॉर्ट नोटिस, अगर तुमको कोई सामान भेजना है शॉर्ट नोटिस पे तो भी आप भेज सकते हो। द पोस्टल सिस्टम वाज सो एफिशिएंट दैट इट टुक 50 डेज टू रीच दिल्ली फ्रॉम सिंध। अगर आपको दिल्ली से सिंध कुछ भेजना है तो आप 50 दिन में भेज सकते हो। द न्यूज रिपोर्ट्स ऑफ स्पाइस, अब वो बात करता है स्पाइस की। सुल्तान थ्रू द पोस्टल सिस्टम इन जस्ट 5 डे, अगर स्पाइस को सुल्तान को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो सिर्फ 5 दिन में वो पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं ऑन फुट एंड ऑन हॉर्स, इससे भी मार्किंग स्कीम में पॉइंट्स लिए गए हैं इसलिए मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है। द इंडियन पोस्टल सिस्टम इज ऑफ टू काइंड, वो बात करता है कि जो इंडियन पोस्टल सिस्टम है वो दो तरह के होते हैं, एक हॉर्स वाले होते हैं, एक फुट वाले होते हैं। जो हॉर्स बताता है कि द हॉर्स पोस्ट कॉल उलूक is run by Royal Horse Station at a distance of every 4 miles। हर 4 माइल्स के बाद जो है ना वो इन्फॉर्मर उसको इन्फॉर्मेशन देता है, फिर वो दूसरे को जैसे हमारा दूसरे को देता है, ठीक है, जिससे कि इन्फॉर्मर थकेगा भी नहीं, हॉर्स थकेगा भी नहीं और बड़े क्विकली आप इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो। अब बात करता है द फुट पोस्ट हैड 3 स्टेशन पर माइल, हर माइल पे स्टेशन होते थे। इट इज कॉल्ड दावा, इसको दावा बोलते थे, ठीक है। अब हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से रिलेटेड।
इससे बहुत सारे देखो 2-3 ही टॉपिक हैं जिनसे इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है और हमको पता है कि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। सो मुश्किल नहीं है, अगर हम कर लेते हैं अभी तो इजीली हो जाएगा। कास्ट सिस्टम तो मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है, कास्ट सिस्टम बता दिया है। अब हम बात करते हैं इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ अनफेमिलियर। डिस्क्राइब एनी 3 एक्सपीरियंस ऑफ इब्न बतूता इन इंडिया। ठीक है, अब ये बोलते हैं एनी 3 एक्सपीरियंस, कई बार स्पेसिफाई कर देते हैं, कभी एनी 3 कर देते हैं। तो हम बात करते हैं कोकोनट की। अकॉर्डिंग टू हिम कोकोनट ट्रीज लुक लाइक अ डेट पाम रिजेंबलिंग अ मैन हेड। ठीक है, ये बोलता है जो कोकोनट ट्री है वो डेट पाम की तरह दिखता है और मैन की हेड की तरह दिखता है। पान ग्रोन ऑफ इट्स लीव, बोलता है कि एक ये लीफ वाला पेड़ है, सिर्फ इसमें कोई फूल नहीं आता, कुछ नहीं आता, सिर्फ पत्तों के लिए इसको उगाते हैं। फिर इंडियन सिटीज के बारे में बात करता है। सिटीज द सब कॉन्टिनेंट फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज रिसोर्स एंड स्किल्स। ठीक है, फिर बाजार के बारे में बात करता है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज का ये हब है। फिर दिल्ली एंड दौलताबाद के बारे में बताया कि दोनों बड़ी बड़ी सिटियां हैं। सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में बात करता है, जो मैंने बता दिया। नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात करता है। इंडियन टेक्सटाइल्स के बारे में बात करता है, कॉटन है, फाइन मसलिन है, सिल्क है, ब्रोकेड है, साटन के बारे में। यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है, उलूक और दावा के बारे में। फिर वो स्लेव्स के बारे में बात करता है, जो हम बाद में लास्ट में आ रहा है कि जो इंडियन जो मार्केट है उसमें स्लेव्स बड़ी ओपनली बेचे जाते हैं और लोग स्लेव्स खरीदते हैं। ट्रैवलिंग वॉज ऑल्सो मोर इनसिक्योर। फिर वो क्या कहते हैं, रॉबर्स के बारे में बात करता है। ठीक है, जैसे कि रॉबर्स लोगों पे अटैक करते हैं। यहाँ पे देखोगे मैंने करीब मार्किंग स्कीम में 11 पॉइंट है और ये 8 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, सो 8 मार्कर क्वेश्चन ना, इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो कोई भी 8 पॉइंट्स रेडी कर लेना एंड यू विल बी डन। मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत घुमा घुमा के बार बार आ रखा है। इब्न बतूता फाउंड सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, फिर इब्न बतूता फाउंड दिल्ली एज अ सिटी ऑफ फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज। मतलब इब्न बतूता ने दिल्ली को अलग से क्वेश्चन पूछा गया एंड सिटीज फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज। तो मैंने बार बार एक ही पॉइंट को मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैंने कुछ यहाँ पे डाले हैं, कुछ राइट हैंड कुछ लेफ्ट हैंड साइड डाले हैं। दिल्ली हैड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। बाजार्स वर अ प्लेस ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, बता दिया। बाजार हैड अ मॉस्क एंड टेम्पल, मैंने बता दिया। बाजार हैज स्पेस फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस, जैसे म्यूजिशियन डांसर और सिंगर्स होते थे। सिटी बड़ी प्रॉस्पेरस होती थी। सिटी वॉज वेल फोर्टिफाइड। ये नहीं था मगर कर लेना इसको। सिटी जो है वो फोर्टिफाइड, जैसे 10 दरवाजा की बात करें तो फोर्टिफाइड है। ठीक है, ग्रेन्स एंड एम्यूनिशंस वर स्टोर्ड इनसाइड द रैम्पर्ट ऑफ द सिटी। जो उनके स्टोर हाउसेस थे उनमें ग्रेन्स और एम्यूनिशन स्टोर हुआ करते थे। इब्न बतूता केम टू दिल्ली अट्रैक्टेड बाय द रेपुटेशन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने शुरुआत से ले लिया है। ठीक है, सुल्तान वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिम एंड अपॉइंटेड हिम एज द चीफ काजी। Later he traveled to China as Sultan envoy to the Mongol ruler। ठीक है, से मंगोल रूलर से मिलने के लिए ये चाइना जाता है। अब बात करते हैं इसके और पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं जो हम ऐड ऑन करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ, अब इसके पहले के पॉइंट सारे रिपीटेड थे तो मैंने छोड़ दिए हैं, यहाँ पे ऐड किए। देयर वर 28 गेट्स ऑफ दिस सिटी, दिल्ली की बात करता है। एंड ऑफ दीज द बदाऊं दरवाजा इन द ग्रेटेस्ट इनसाइड द मांडवी दरवाजा देयर इज अ ग्रेन मार्केट एडजेसेंट टू द गुल दरवाजा देयर इज एन ऑर्चर्ड। देख लेना, नहीं होगा तो शायद छोड़ देना, अगर यहाँ के भी पॉइंट्स काफी हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं द सिटी ऑफ द दिल्ली हैज अ फाइन सिमेट्री इन विच ग्रेव्स वर डोम्स वर देयर। अब सिटी की दिल्ली की बात करता है, इसमें बोलता है कि सिमेट्री है, जहाँ के डेड बॉडीज में ग्रेव्स भी है और डोम्स भी हैं। The city was densely populated। फिर दोबारा the city had crowded streets and markets, colorful bazaars। Okay, the bazaars were the hubs of social and cultural activities. Mosque, temples were there. The towns derived a significant portion of their wealth through the appropriation of surplus from the village. फिर music in the market and unique system of communication, uluk and dawa। ठीक है, सो कम्युनिकेशन के बारे में भी लिख सकते हो। एग्जामिन हाउ इब्न बतूता अकाउंट एनेबल हिस्टोरियंस टू रिकंस्ट्रक्ट द अर्बन लाइफ ऑफ द 14th सेंचुरी। अब देखो ये बोल रहे हैं, इन्होंने क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया कि इब्न बतूता के हम अकाउंट्स को देखने के बाद जो हमको उस टाइम की अर्बन लाइफ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है,
बात करते हैं इब्न बतूता एंजॉयड द कॉस्मोपॉलिटन कल्चर ऑफ अर्बन सेंटर्स वेयर पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, मैंने बताया था। ठीक है। इब्न बतूता फाउंड सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट, बाकी के सारे पॉइंट सेम है। डिस्क्राइब दिल्ली एज अ वास्ट सिटी, ग्रेट पॉपुलेशन। दौलताबाद in Maharashtra was no less than Delhi. The bazaars were not only places of economic, ये पूरा का पूरा हम दोबारा चीज़ें वही एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि हमको, देखो क्वेश्चन की खाली लैंग्वेज बदलती है, आंसर सेम है। Almost all trade routes were well supplied with inns and guest house. Ibn Battuta was also amazed by the efficacy of the postal system. यहाँ पे तुम थोड़ा सा बात कर सकते हो postal system की, जो मैंने underline करके दिखाए थे, which allowed merchants to not only send information about remit credit across the long distance, but also to dispatch goods required at the short distance. The new reports of spies would also reach the Sultan postal system in just 5 days. ठीक है। सो बाजार की बात कर देना, पोस्टल सिस्टम्स की बात कर देना, मार्केट्स की बात कर देना, सो आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ये नहीं है इस तरह के जो क्वेश्चन जहां मैंने 15-16 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, वहां पे ये 8 मार्कर्स आ रखे हैं। ठीक है, ये मसलिन के बारे में है। ठीक है, टाउन्स। अब अब बात आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मैंने इसीलिए कराया था क्योंकि एक अलग से कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन आ रखा है। India had a unique system of communication during the 14th century. Examine the statement of Ibn Battuta. The state evidently took special measures to encourage merchant. Almost all trade routes were well supplied with inns and guest house. बताया था, हर ट्रेड रूट पे इंस और गेस्ट हाउस होते थे। स्टेट जो है मर्चेंट्स का बड़ा ध्यान रखता था। इब्न बतूता was also amazed by the efficiency of the postal system. जब उसने पोस्टल सिस्टम देखा तो उससे बहुत ही हैरान रह गया। The postal system was so efficient that it took 50 days to reach Delhi from Sindh. ठीक है, अगर आपको दिल्ली से सिंध पहुंचना तो 50 दिन में आप पहुंच जाओगे। ठीक है। The news reports of spies would reach the Sultan through the postal system in just 5 days. इंडिया पोस्टल सिस्टम वॉज टू काइंड्स। अब ये दो जो पोस्टल सिस्टम जो मैंने यहाँ पे मार्क करे हैं वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। उलूक, ठीक है, दावा है। फुट पोस्टल वॉज 3 स्टेशन पर माइल, इट इज कॉल्ड दावा। तो उलूक और दावा एक अलग 2 पॉइंट हो जाएंगे। उसके अलावा फिर ही वॉज अमेज्ड, फिर सिंध से दे सकते हो, दिल्ली में 50 दिन में, फिर स्पाई वाला एक पॉइंट दे सकते हो। तो बहुत मुश्किल नहीं है, इजिली यू कैन डू इट। अब हम बात करते हैं बर्नियर की, फ्रैंको बर्नियर की। बहुत ज्यादा, बहुत बार क्वेश्चन, देखो दो चार टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार घूम घूम के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इब्न बतूता चूज टू डिस्क्राइब एवरीथिंग दैट इम्प्रेस एंड एक्साइटेड, सो बर्नियर एंड द डीजेनरेटेड ईस्ट। इब्न बतूता ने बताया उसको जिसने जो कुछ देखा। अब बात करते हैं बर्नियर। जब बर्नियर ने देखा तो वो पता है प्री ऑक्युपाइड था। उसको ये कहना ही था कि जो वेस्ट है वो बहुत अच्छा है और ईस्ट जो है वो बैकवर्ड है। उसने जो यहाँ की चीज़ें देखी उसने बोला कि बहुत ही डिप्रेसिंग है। ठीक है, यहाँ की जो एयर है वो भी बहुत गंदी है। ही वॉज फार मोर प्री ऑक्युपाइड विद द कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट विद ही सॉ इन इंडिया। ओके, एंड इसने हर जगह यूरोप और फ्रांस को और इंडिया को कंपेयर किया। हिज आइडिया सीम्स टू हैव बीन टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स एंड द इंटेलिजेंसिया टू इंश्योर दैट दे मेड व्हाट ही कंसिडर टू बी द राइट डिसीजन। Bernier travel in Mughal Empire is marked by detailed observations, ठीक है, critical insight and reflection। उसने जब मुगल एम्पायर में वो ट्रैवल किया तो उसने पूरा डिटेल ऑब्जर्वेशन लिखा है। His account contains discussions trying to place the history of Mughal within some sort of a universal framework। एक फ्रेमवर्क है जिसमें वो मुगल्स को रखता है। He constantly compared Mughal India with contemporary Europe, okay, emphasizing the superiority of the later। तो यूरोप को हर जगह वो सुपीरियर दिखाता है और इंडिया को इंफीरियर दिखाता है। Now, Mughal India and Europe was the lack of private property land in the former। ये बोलता है कि जो इंडिया है इसमें जो किंग है वो ओनर ऑफ अ लैंड है, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज है ही नहीं। ही वॉज फर्म बिलीवर इन द वर्च्यूज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो बिलीवर था कि जब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। एंड ही सॉ क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड एज बीइंग हार्मफुल फॉर बोथ द स्टेट्स एंड द पीपल। ठीक है, उसको लगता है कि जो क्राउन ओनरशिप है वो स्टेट्स और पीपल दोनों के लिए हार्मफुल है, जबकि क्राउन ओनरशिप नहीं था। He thought that in the Mughal Empire, the emperor owned all the land and distributed it among its noble। उसका ये विश्वास था कि जो एम्परर है वो ओनर ऑफ लैंड है, वो अपने नोबल्स के में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और उसके जो रिजल्ट्स है वो डिजास्ट्रस है।
फॉर इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के लिए। दिस परसेप्शन वॉज नॉट यूनिक टू बर्नियर बट इट फाउंड इन मोस्ट ट्रैवलर्स। इंडिया में जितने भी ट्रैवलर्स थे उन्होंने करीब करीब इसी तरह का लिखा है 16th और 17th century में। Owing to crown ownership of land, argued Bernier, landholders could not pass on their land to the children। सारा इंपॉर्टेंट है, ये मार्किंग स्कीम में भी आएगा। ठीक है, ये बोलता है कि क्योंकि किंग ओनर ऑफ लैंड है, तो जो फार्मर्स हैं जो लैंड पे काम करते हैं वो अपने बच्चों को लैंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। द एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द लैंड देयरफॉर प्रिवेंटेड द इमर्जेंस ऑफ क्लास ऑफ इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स। क्योंकि आप लैंड के ओनर नहीं हो तो आप लैंड को इम्प्रूव करने की कोई कोशिश नहीं करोगे, आपको लैंड से कोई खास मतलब ही नहीं है। अ कंसर्न टू मेंटेन और इम्प्रूव द लैंड। It had led to uniform ruination of agriculture, excessive oppression of the peasantry, and a continuous decline in the living standard of the section। बोलता है कि जो peasantry है उनकी conditions बहुत ही खराब है और continuously जो उनकी condition है वो decline होती जा रही है और aristocrats इसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, एज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस बर्नियर डिस्क्राइब इंडियन सोसाइटी एज कंसिस्टिंग ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मासेस ऑफ इम्पॉवरिश पीपल। वो बोलता है कि गरीबों की और पुअर लोगों की, इम्पॉवरिश जिसको खाने पीना नहीं मिलता, उनका ये मास है, उनकी सोसाइटी है, सब्जुगेटेड बाय अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ अ वेरी रिच एंड पावरफुल रूलिंग क्लास। बोलता है जो माइनर मतलब माइनॉरिटी मतलब बहुत ही कम लोग जो है रिच और पावरफुल हैं, अधिकतर लोग गरीब हैं। ठीक है, द पुअर इज द पुअर एंड द रिचेस्ट ऑफ द रिच, तुमको यहाँ दोनों मिलेंगे। देयर इज नो मिडिल स्टेट, देयर इज नो मिडिल क्लास इन इंडिया। वो बोलता है इंडिया में आपको कोई भी मिडिल क्लास नहीं मिलेगा। दिस देन इज हाउ बर्नियर सॉ द मुगल एम्पायर। इस किंग वॉज द किंग ऑफ बेगार एंड बारबेरियंस। ठीक है, वो बोलता है जो किंग है यहाँ पे वो बेगारों का, भिकमंगों का, बारबेरियन जंगलियों का राजा है। ठीक है, its cities and towns were ruined and contaminated with ill air। होता है कि जो cities and towns है वो ill air से contaminated है and its fields overspread with bushes and full of pestilential marshes। ठीक है, चारों तरफ जंगल है, जमीन का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है और कोई भी यूज नहीं करता है। फॉर इंस्टेंस अब हम बात करते हैं क्या वाकई में ऐसा कंडीशन था? ऐसा कंडीशन नहीं था, ये पूरा गलत है, उसने समझा ही नहीं है। कि फॉर इंस्टेंस अगर हम अबुल फजल का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है, द 16th century official chronicle of Akbarin describe the land revenue as remuneration of sovereignty। ठीक है, a claim made by ruler on his subject for the protection he provided rather than a rent on a land। ठीक है, तो जो क्योंकि हमारा उस टाइम में हमारा जो लैंड रेवेन्यू था वो बहुत ही हाई था। ठीक है, और किंग जो था वो लोगों से लैंड रेवेन्यू लेता था उनके प्रोटेक्शन के लिए। तो उनको लगता था क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो उसको लगता था कि शायद किंग ही इसका ओनर है इसीलिए वो इतनी ज़्यादा रेवेन्यू ले रहा है। इसके डिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हुए फ्रेंच फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू ने भी सेम ही चीज़ें लिखी हैं। देखो, एक यूरोपियन अगर गलत लिखता है तो बाकी उसको फॉलो करते हैं, उसको रीड करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, इसके बार बार रीप्रिंट हुए थे, लोगों ने रीड किया और सेम ही कॉन्सेप्ट को उन्होंने कंटिन्यू किया। ठीक है, द फ्रेंच फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है। फॉर इंस्टेंस यूज दिस अकाउंट टू डेवलप द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। ठीक है, उसको बोला कि जो एशियन रूलर्स हैं वो बड़े ही डिक्टेटर की तरह बिहेव करते हैं। रूलर इन एशिया एंजॉयड एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर देयर सब्जेक्ट। उनके जो नीचे सब्जेक्ट्स हैं, जो लोग हैं, उस पर उनकी पूरी की पूरी अथॉरिटी है और उनको एक्सप्लॉयट करते हैं जैसा चाहते हैं। हु वर केप्ट इन कंडीशन ऑफ सब्जुगेशंस एंड पावर्टी। कोशिश करते हैं कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, हमारे जो लोग हैं वो गरीब रहें, पुअर रहें। आर्गिंग दैट ऑल द लैंड बिलोंग टू द किंग एंड दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज नॉट एग्जिस्टेंस। ठीक है, वो उसी को कंटिन्यू कर देता है मॉन्टेस्क्यू कि एशिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज रहती नहीं है और किंग जो है वो भी अपने नीचे के सब्जेक्ट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। एवरीबडी एक्सेप्ट द एम्परर एंड हिज नोबल्स बेयरली मैनेज टू सर्वाइव। ये बोलता है कि एवरीबडी, ठीक है, खाली किंग और नोबल्स को छोड़ के बाकी जो लोग हैं वो बड़े स्ट्रगल करते हैं सर्वाइव करने के लिए, उनके पास सर्वाइव करने के लिए कोई चीजें नहीं है। दिस आइडिया वाज फर्दर डेवलप एज द कॉन्सेप्ट ऑफ एशिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बाय कार्ल मार्क्स। इसको अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये मॉन्टेस्क्यू और कार्ल मार्क्स को भी हम आंसर में एक्सप्लेन करेंगे। इसी को कंटिन्यू कर जाता है कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स को कि देखो हमने जो सुना उसी हिसाब से हम लिखेंगे। So he argued that in India before colonialism surplus was appropriated by the state। ठीक है, so colonialism से पहले मतलब ब्रिटिश के कैप्चर पहले जो इंडियन फार्मर जो भी सरप्लस प्रोड्यूस करते थे वो सारा का सारा स्टेट ले लेता था। दिस लेड टू इमर्जेंस अ सोसाइटी दैट वाज कंपोज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑटोनोमस एंड
इंटरनली एंड इग्लिटेरियन विलेज कम्युनिटीज। इससे एक इंटरनल ऑटोनोमस सोसाइटी थी। बोलते हैं विलेज तब तक ऑटोनोमस थे जब तक वो राजा को रेंट देते रहते थे। जैसे ही वो राजा को रेंट देना बंद करते थे उनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो जाया करती थी। The imperial court presided over these village communities, respecting their autonomy as long as the flow of surplus was unimpeded। मतलब जब तक उनके पास एक्स्ट्रा जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो जब तक किंग के पास पहुंचता रहेगा उनकी टेरिटरी को कैप्चर नहीं करेंगे। जैसे ही सरप्लस पहुंचना बंद उनकी टेरिटरी को कैप्चर। एंड वन एंड ऑफ स्पेक्ट्रम वर द बिग जमींदार्स हु एंजॉयड सुपीरियर राइट्स इन लैंड एंड द अदर इज अनटचेबल लैंडलैंड। बोलते हैं इंडिया में दो तरह के लोग, एक तो जमींदार थे बड़े एंजॉय करते थे, दूसरी तरफ अनटचेबल्स थे, लैंडलेस थे, जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। In between was the big peasant who used hired labor and engaged in community production also. More complex social reality। अब हम देखते हैं कि क्या इस तरह की वाकई में reality थी। While Bernier preoccupation with projecting the Mughal state as टायरानिकल इज ओवियस। ठीक है, जो बर्नियर था उसका प्री ऑक्यूपेशन था, उसने पहले से डिसाइड ही कर लिया था कि मैं बताऊंगा कि मुगल जो है वो टायरनी है, वो लोगों के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, उनको अपनी प्रजा से कोई लेना देना नहीं है। फॉर इंस्टेंट ही फेल दैट आर्टिशंस हैड नो इंसेंटिव्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर मैन्युफैक्चर्स। वो बोलता है कि आर्टिशंस जो है उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलता, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो जो अपना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको अच्छा करें। सिंस प्रॉफिट वर अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट, क्योंकि स्टेट के पास अच्छा खासा पैसा था, तो आर्टिशंस को कभी बोलते नहीं थे कि आप अपने जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको अच्छा करो। एट द सेम टाइम ही कंसीडर्ड दैट वो अपने ही चीज को कॉन्ट्रोडिक्टरी कर रहा है, दैट वास्ट क्वांटिटीज ऑफ द वर्ल्ड्स प्रेशियस मेटल फ्लो इनटू इंडिया। बोलता है कि जो वास्ट क्वालिटी का वर्ल्ड का प्रेशियस मेटल है, गोल्ड एंड सिल्वर है, वो इंडिया में पहुंच रहा है एज मैन्युफैक्चरर्स वर एक्सपोर्टिंग इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सो मैन्युफैक्चर जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी जगह पे उनको गोल्ड और सिल्वर मिल रहा है। You also notice the existence of a prosperous merchant community engage in long distance exchange। ये बात करता है कि जो prosperous merchant community है इंडिया में वो long distance exchange में ट्रेड में काफी इन्वॉल्व है। In fact, during the 17th century, about 15% of the population lived in towns। अब हम बात करते हैं कि 15th सेंचुरी में जब यह बर्नियर आया था, हमारे कंट्री की सिर्फ 15% लोग थे जो कि टाउन में रहा करते थे। ठीक है, मैक्सिमम जो थे वो विलेज में रहते थे। दिस वॉज ऑन एवरेज हायर देन द प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेस्टर्न यूरोप के, अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया की पॉपुलेशन काफी हाई थी, 15%। बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं था कि 15% लोग अर्बन एरियाज में रहें। So, in spite of this, Bernier described Mughal cities as camp town। जो मुगल की सिटीज को है ना उनको कैंप टाउन बोलता है, by which he meant town that owned their existence and dependent for their survival on their imperial camp। इसका मतलब ये है कि वो जो टाउन है वो अपने सर्वाइवल के लिए, हर चीज के लिए जो है वो imperial कैंप मतलब राजाओं का जो है उस पर वो डिपेंड करते हैं। He believed that these came into existence when the imperial court moved in rapidly decline when it moved out। ठीक है, जैसे बोलता है कि अगर इंपीरियल कोर्ट है मूव्ड इन होगा तो कैंप ये सिटीज प्रॉस्पेरस करते हैं। इंपीरियल कोर्ट मतलब राजा अपना कैपिटल शिफ्ट करेगा तो ये इंपीरियल कैंप जो है वो डिक्लाइन कर जाते हैं। He suggested that they did not have viable social and economic foundation but were depend on imperial patronage। बोलते हैं इनका जो अर्बन टाउन्स इनको कोई सोशल फाउंडेशन नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये राजाओं के दान दक्षिणा पर डिपेंड करते हैं और ये इनका अपना कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है, जबकि सब बकवास था, ऐसा कुछ था नहीं। उस टाइम में हमारे देर वर ऑल काइंड्स ऑफ टाउन, मैन्युफैक्चरिंग टाउन, ट्रेडिंग टाउन, पोर्ट टाउन। हमारे यहाँ हर तरह के टाउन एग्जिस्ट किया करते थे उस टाइम पे। मैन्युफैक्चरिंग टाउन होते थे, ट्रेडिंग टाउन होते थे, पोर्ट टाउन, सेक्रेड सेंटर्स, पिलग्रिमेज टाउन, हर तरह के टाउन एग्जिस्ट करते थे। मर्चेंट्स ऑफन हैड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और किन टाइज ऑल्सो। मर्चेंट्स के काफी टाइज होते थे, वो गिल्ड्स में डिवाइडेड होते थे। इन वेस्टर्न इंडिया दीज ग्रुप्स वर कॉल्ड महाजन्स एंड देयर चीफ और सेठ। जो ट्रेड करते थे वो महाजन थे, उनके चीफ थे वो सेठ कहलाते थे। इन अर्बन सेंटर सच एज अहमदाबाद द महाजन्स वर कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय द चीफ ऑफ द मर्चेंट कम्युनिटी हु वाज कॉल्ड नगर सेठ। इनको नगर सेठ के नाम से बोला जाता था। अदर अर्बन ग्रुप्स इंक्लूड प्रोफेशनल क्लासेस सच एज फिजिशियन। उसके अलावा भी हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोफेशनल क्लासेस भी एग्जिस्ट करते थे, जिसको फिजिशियन हकीम हम बोलते हैं, टीचर्स, lawyers, painters, architects, musicians, calligraphers. While some depend on imperial patronage, many made their living by serving other patrons।
कुछ लोग राजाओं के दान दक्षिणा पे डिपेंड करते थे, मगर खुद बहुत सारे अपनी अर्निंग खुद करते थे। स्टिल अदर सर्व ऑर्डिनरी पीपल इन क्राउड मार्केट और बाजार ऑल्सो। तो ये पूरी तरह से उसका जो नोशन है वो पूरी तरह से गलत है। हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। हाँ, नेम द बुक authored by Franco Bernier. Why did he projected Mughal rule as tyrannical? ठीक है, सो बुक का नाम लिखो जो बर्नियर ने लिखी है, और उसने ऐसा क्यों कहा है कि जो मुगल रूलर था वो टायरेनिकल की तरह, मतलब डिक्टेटर की तरह बिहेव करता था। सो फ्रैंको बर्नियर की बुक का नाम है ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। ये ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, ये जो है ये वाली जो है, ठीक है, ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर। अब ये टायरेनिकल क्यों बोलता है? ऑन लैंड बिलोंग्स टू द किंग एंड द प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक है, ये बोलता है कि जो सारा का सारा लैंड है वो किंग के पास होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये बोलता है कि ही सॉ मुगल किंग, its king was the king of Begar and barbarians। ये सेम आंसर बार बार आएगा, मुगल किंग को किंग ऑफ बेगार और बारबेरियंस बोलता है। Cities and towns were ruined and contaminated with ill air and ill field its field, ठीक है, and all this was because of one reason, crown ownership of land। 3 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है मैक्सिमम, तो ये आ सकता है। वाई बर्नियर वॉज अगेंस्ट ऑफ क्राउन ओनरशिप ऑफ मुगल। ठीक है, वो क्राउन ओनरशिप ऑफ मुगल्स के क्यों अगेंस्ट में था? ही बिलीव इन द वर्च्यूज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के वर्च्यू में बिलीव करता था। ही सॉ क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड एज बीइंग हार्मफुल फॉर बोथ स्टेट एंड द पीपल। ठीक है, लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास ऑन देयर लैंड टू द चिल्ड्रन। वो बोलता है कि जो लैंड होल्डर्स है वो अपने बच्चों को लैंड पास ऑन नहीं कर सकते। दे वर averse to long term investment expansion of production। averse मतलब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन के काम नहीं कर सकते क्योंकि वो उस लैंड के ओनर्स नहीं हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रिवेंटेड द इमर्जेंस ऑफ क्लास ऑफ इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स। बहुत सारे पॉइंट्स है, कोई भी 8 पॉइंट कर लेना। ठीक है, इट हैड लेड टू यूनिफॉर्म रुइनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसकी वजह से जो इंडियन जो एग्रीकल्चर है वो रुइन हो रहा है। एक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्री एंड डिक्लाइन इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो ऑपरेशन पीजेंट्री है उसका एक्सेसिव ऑपरेशन हो रहा है, मतलब दबाया जा रहा है, और उनका स्टैंडर्ड जो है डिक्लाइन हो रहा है। ही वांटेड that if European kings followed the Mughal model, their kingdom would be very far from being well cultivated and people। मतलब यूरोपियन किंग अगर इंडियन मॉडल फॉलो करेंगे तो बहुत ही बुरे हाल होंगे। इट हैज लेड टू द इम्पॉवरिशमेंट ऑफ द पीजेंट्री। जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स है, वो इम्पॉवरिश हैं, खाने पीने को उनको नहीं मिल रहा है, गरीब है। बोलता है इंडिया में कोई भी मिडिल क्लास नाम की चीज नहीं है, या तो किंग या नोबल्स है या बेगार और बारबेरियंस है। ही कंसिडर रेवेन्यू एज द रेंट बिकॉज लैंड रेवेन्यू डिमांड वाज वेरी ऑफ हाई। उसको रेवेन्यू रेंट नजर आता है क्योंकि जो उस वक्त रेवेन्यू डिमांड था बहुत ही हाई था हमारे यहाँ। क्रिटिकली एग्जामिन बर्नर्स अकाउंट ऑफ लैंड ओनरशिप ऑफ मुगल। ये सेम पॉइंट है, कोई नहीं है, डिफरेंट नहीं है। देखोगे तो ही सॉ क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, owing to crown ownership the land could not pass to the children। excessive में यहाँ पे कंटिन्यूशन कर दिया। excessive operation of the peasantry led to the continuous decline in the standard। Bernard confidently asserted there is no middle state। Bernard saw the Mughal empire as a king was a king of Begar and barbarians। ठीक है, तो ये सेम चीज है, इल एयर है, पूरा का पूरा वो सेम आंसर है। ठीक है, यहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ रखा है। बर्नियर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन पीजेंट्री। सो इंडियन पीजेंट्री के बारे में क्या बताया है? ये जो क्वेश्चंस है ना, ये और ग्रीन कलर वाले हैं, ये बेसिकली पैसेज द पुअर पीजेंट्री, ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। सो इसमें ऑलरेडी बुक रिटन बाय फ्रैंको बर्नियर, ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर नाम है। फिर बर्नियर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन पीजेंट्री, ये पैसेज पढ़ना तो उससे या वैसे भी पता हो तो यू कैन राइट फंडामेंटल डिफरेंस इन मुगल इंडिया एंड द यूरोपियन अकॉर्डिंग टू बर्नियर। सो मैंने आंसर्स यहाँ पे शेयर कर दिए हैं, एक बार देख लेना। Describe Bernier description of land ownership in India and also describe influence on Western theories from 18th century। देखो लैंड इन्फ्लुएंस वाला तो हमारा सेम आंसर है, बस थोड़ा सा है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वाला हम कैसे लिखेंगे। इसीलिए मैंने बताया था कि जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो करने हैं।
क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। डिस्क्राइब बर्नियर डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड ओनरशिप इन इंडिया एंड ऑल्सो डिस्क्राइब हिज इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न थ्योरिस्ट फ्रॉम द 18th century. सो अकॉर्डिंग टू बर्नियर देयर वाज नो प्राइवेट, ये तो 4 पॉइंट तो सेम ही है, ठीक है। मुगल किंग वाज अ किंग ऑफ बेगार एंड बारबेरियन। अब बात करते हैं वेस्टर्न थ्योरिस्ट। सो वेस्टर्न थ्योरिस्ट का मैं जरा डिस्कस कर लेती हूँ। मॉन्टेस्क्यू के बारे में करेंगे हम, और कार्ल मार्क्स के बारे में करेंगे। तो द फ्रेंच फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू, राइट हैंड साइड है, यूज बर्नियर अकाउंट टू डेवलप द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, ठीक है। सो डिस्पोटिज्म मतलब इंडियन जो किंग्स थे वो लोगों को टॉर्चर किया करते थे। The rulers in Asia enjoyed absolute authority over their subjects. The subjects were kept in condition of subjugations and poverty. All land belonged to the king. So same चीज है, उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिख देना हो जाएगा. Karl Marx was influenced by Bernier and Montesquieu. He developed the concept of Asiatic mode of production. He argued that in India, before colonialism, surplus was appropriated by the state. This led to emergence of a society that was composed of a large number of autonomous and egalitarian village. The imperial court presided over these village communities, respecting their autonomy as long as surplus हो. तो मैंने बताया था कि इंपीरियल कोर्ट जो है विलेज पे शासन करता है, जब तक ये विलेज वाले सरप्लस प्रोडक्शन किंग को देते हैं वो खुश होता है, जिस दिन देना बंद करते हैं वो गांव को कैप्चर कर लेता है. दिस वाज रिगार्डेड एज अ स्टैग्नेंट सिस्टम, उसको इस सिस्टम को एक स्टैग्नेंट सिस्टम का नाम देता है. Why is Franco-Bernier work travels in Mughal Empire marked important in Europe? यूरोप में इसको क्यों important बोला गया है, ठीक है? Because he compared Europe to India in a binary opposition to each other. His ideas influenced the policy makers and intelligentsia of Europe. ठीक है, इसलिए क्योंकि यूरोप के जो लोगों ने पॉलिसी बनाई उनको उनको काफी फायदा मिला. ही गेव अ क्रिटिकल इंसाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑन इंडिया. ही मेड इंडिया सीम्स इंफीरियर टू द वेस्टर्न यूरोप. इंडिया को दिखाता है कि वो वेस्टर्न यूरोप से इंफीरियर है. ही बिलीव इन द वर्च्यूज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में वो विश्वास करता है. और फिर बर्नियर कार्ल मार्क्स आइडिया ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन वाज डेवलप यूजिंग बर्नियर आइडिया. सो जो कार्ल मार्क्स एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन लिखता है वो बर्नियर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पे ही लिखता है. और मॉन्टेस्क्यू ऑल्सो ओरिएंटल डेस्पोटिज्म बेस्ड ऑन द बर्नियर राइटिंग. सो याद कर लेना. सो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन याद करना तो कार्ल मार्क्स लिख लोगे. ओरिएंटल डेस्पोटिज्म लर्न रखोगे तो मॉन्टेस्क्यू लिख लोगे, ठीक है. सो इजी हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं होगा. अब बात करते हैं कैंप टाउन. जो मुगल टाउन्स थे उनको वो कैंप टाउन क्यों बोलता है? ये बर्नियर जो मुगल टाउन है उनको कैंप टाउन बोलता है, ठीक है. सो बर्नियर डिस्क्राइब मुगल टाउन्स एज कैंप टाउन. कई बार होता है ना कि हम क्वेश्चंस को ही फर्स्ट पॉइंट आंसर में ले लेते हैं. अगर बहुत समझ में नहीं आएगा तो फर्स्ट ही डिस्क्राइब एज अ कैंप टाउन, फिर पॉइंट लिखोगे तो भी एक मार्क्स मिल जाता है. ही मेंट टाउन्स दैट ओन देयर एग्जिस्टेंस ऑन द इंपीरियल कैंप्स. ठीक है, ये बोलता है कि जो टाउन है ये अपने इनका एग्जिस्टेंस है वो इंपीरियल कैंप की वजह से, किंग की वजह से है. दिस टाउन डिपेंड फॉर देयर सर्वाइवल ऑन इंपीरियल कैंप्स. अपने सर्वाइवल के लिए राजाओं पे डिपेंड करते हैं, ठीक है. तो इन्होंने बता दिया था कि ये किंग वहां पे होगा तो ये एग्जिस्ट करते हैं, किंग यहाँ से चले जाते हैं तो ये इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, जैसे रैपिडली डिक्लाइन. ही सजेस्टेड दैट दे डिड नॉट हैव वायबल सोशल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन. इनका कोई भी सोशल फाउंडेशन नहीं है, इकोनॉमिक फाउंडेशन नहीं है, ठीक है. कंक्लूजन. अब Bernier was drawing an oversimplified picture. There was all kind of towns. अब हम conclusion कैसे कि इंडिया में हर तरह के टाउन थे, मैन्युफैक्चरिंग टाउन थे, ट्रेडिंग टाउन थे, पोर्ट टाउन थे, सेक्रेट सेंटर्स थे, ठीक है. हम मर्चेंट्स की प्रॉस्पेरिटी को जो एक्सप्लेन करता है, ठीक, प्रोफेशनलिज्म को एक्सप्लेन करता है, समय वाले किस तरह के टाउन हुआ करते थे. अब बात करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वुमेन, स्लेव, सती एंड लेबर. ठीक है, देखो हम, मैं अगर फॉरेनर हूँ और मैं इंडियन की लेडीज की कंडीशन देखूंगी तो मैं क्या सोचूंगी, ठीक है. सो वो बोलता है कि इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कि स्लेव्स बिकते हैं, ठीक है, और लोग स्लेव्स खरीदते हैं. स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन मार्केट लाइक इन अदर कमोडिटी. जैसे आप सब्जी और चीजें खरीदते हो वैसे ही यहाँ इंडियन बाजार में स्लेव्स बिकते हैं, ठीक है. एंड वर रेगुलरली एक्सचेंज एज गिफ्ट. लोग अगर लोगों को किसी को कोई गिफ्ट देना होता तो वो स्लेव्स को खरीद के उनको बेचते हैं. व्हेन इब्न बतूता रीच सिंध ही परचेज हॉर्स, कैमल एंड स्लेव्स एंड गिफ्ट फॉर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक. जैसे ही वो सिंध पहुंचता है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए हॉर्स, कैमल और स्लेव्स खरीदता है. मुल्तान ही प्रेजेंटेड द गवर्नर विद अ स्लेव एंड हॉर्स. मुल्तान के जो गवर्नर है उसको वो स्लेव्स और हॉर्स देता है, रेजिन्स और आमंड देता है.
Okay. Ibn Battuta was so happy with the sermon of a preacher named Nasiruddin that he gave him 100,000 taka and 2,000 slaves. तो स्लेव्स जैसे लेन देन करते हैं हम, जैसे गिफ्ट देते हैं, वैसे स्लेव्स भी दिया करते थे. अब ये बात करते हैं फीमेल्स की. ठीक है. सम फीमेल स्लेव्स इन द सर्विस ऑफ द सुल्तान वो एक्सपर्ट इन म्यूजिक एंड डांस. इब्न बतूता बोलता है कि कुछ फीमेल स्लेव्स हैं जो सुल्तान के अंडर में काम करते हैं, वो म्यूजिक और डांस में बड़ी ही एक्सपर्ट होती हैं. ठीक है. वो उनकी म्यूजिक और डांस को एंजॉय करता है सुल्तान की सिस्टर की वेडिंग में. उसके अलावा बोलता है कि जो सुल्तान है वो फीमेल स्लेव्स को एम्प्लॉय करता है जो नोबल्स हैं उन पर ध्यान रखने के लिए. ठीक है. स्लेव्स वर जनरली यूज फॉर डोमेस्टिक लेबर ऑल्सो. लेकिन बोलता है कि जो स्लेव्स डोमेस्टिक लेबर के लिए यूज किए आते हैं, खरीदे आते हैं, वो थोड़े सस्ते होते हैं. उनके जो चार्जेस होते हैं काफी लो होते हैं. ठीक है. जो लोग अफोर्ड करते हैं वो डोमेस्टिक लेबर के लिए स्लेव्स खरीदते हैं और जनरली एक या दो स्लेव्स खरीदते हैं. इसके अलावा ये बात करता है सती की कि इंडिया में सती सिस्टम बहुत ही कॉमन था. कुछ लेडीज तो बड़े खुश डेथ को एम्ब्रेस कर लेती हैं और कुछ को फोर्स किया आता है मरने के लिए. ठीक है. Women lives revolve around much else beside the practice of sati. Labor was crucial in both agriculture and non-production. ही बोलता है कि लेडीज हैं एग्रीकल्चर में भी काम करती हैं, घर के बाहर भी काम करती हैं. वुमेन मर्चेंट जो होती हैं वो फैमिली में उनका काफी दबदबा होता है, काम करती हैं. और कई बार जो लेडीज के जो डिस्प्यूट्स हैं वो कोर्ट लॉ तक भी पहुंचते हैं. ठीक है. सो ये वुमेन्स की कंडीशन के बारे में बात करता है. इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं. Account of Ibn Battuta and Bernier provide us the tantalizing glimpses of the life of women. So Ibn Battuta का हम देखते हैं तो Ibn Battuta account tell us about female slaves in service of sultan and musician and dancer. ठीक है. Female slaves were bought and sold in the market and exchanged as gifts. Female slaves को खरीदते हैं, बेचते हैं और exchange करते हैं as a gift. Ibn Battuta enjoyed their performance at the wedding of the sultan's sister. फीमेल स्लेव्स पर एम्प्लॉयड बाय सुल्तान टू कीप अ वॉच ऑन हिज नोबल्स. ठीक है. और जो उसके नोबल्स हैं उन पर ध्यान रखने के लिए फीमेल स्लेव्स खरीदते थे. फीमेल स्लेव्स वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक लेबर ऑल्सो. प्राइस ऑफ डोमेस्टिक फीमेल लेबर्स वर वेरी लो. ठीक है. रिच फैमिलीज एम्प्लॉयड एट लीस्ट वन और टू फीमेल स्लेव्स. बर्नियर डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ सती. सती के बारे में बात करता है. कुछ लोग लेडीज खुशी खुशी डेथ एम्ब्रेस करती हैं, कुछ को जबरदस्ती फोर्स किया जाता है. Were openly sold in market like any other commodity. They were used as a gift. Bernier highlighted ill treatment of women in India also. So करीब 10 points हैं. कोई भी 8 कर लेना. कई बार इस तरह के क्वेश्चन 8 मार्कर्स आते हैं और आता है तो यू विल बी ब्लेस्ड. कोई मुश्किल नहीं, बड़ा आसानी से आंसर को लिख सकते हो. तो चाइल्ड सती से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है. ठीक है. ये सोर्स 16 को मैंने हाईलाइट किया हुआ है. क्वेश्चंस ये हैं. Why did Bernier consider the treatment as a crucial maker of the difference between the Western and the Eastern society? तो आंसर ये है. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है. What role did the Indian patriarchal society play toward the social evil? Patriarchal means father होता है. ठीक है. तो सोशल इविल में पैट्रियार्चल सोसाइटी के क्या योगदान है? कंपेयर द कंडीशन ऑफ वुमेन ऑफ एरा मेंशन अबव टू दैट. तो वुमेन की कंडीशन क्या थी? ये दो आंसर्स हैं. ये सेकंड क्वेश्चन के हैं. थर्ड का आंसर ये है. ठीक है. सी मैंने यहाँ लिख रखा है ऊपर. थर्ड का आंसर है. डिस्क्राइब द डिटेल ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिकल इंसाइट गिवन इन द बर्नियर ट्रैवल इन मुगल एम्पायर. सो ये तो बार बार मैं बता चुकी हूँ तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी. ये हम कर चुके हैं. उसने मुगल एम्पायर में क्या देखा, क्या क्रिटिसाइज किया. मैं फर्स्ट पेज पे जा रही हूँ क्योंकि फर्स्ट पेज मैंने बोला था कि हम पहले कर लेंगे तब हम एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा बेटर होगा. तो मैंने करीब करीब सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, कुछ भी बचा नहीं है. ठीक है. ये हम कर चुके हैं. और ये वाला क्वेश्चन. कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ इब्न बतूता एंड बर्नियर. ठीक है. इब्न बतूता और बर्नियर के जो ऑब्जर्वेशन है उसमें कंपेयर करो. सो इब्न बतूता केम टू इंडिया इन द 14th century while बर्नियर केम इन 17th century. इसको चाहो तो कॉलम बना के कर सकते हो या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो. बतूता केम फ्रॉम मोरक्को while बर्नियर केम फ्रॉम फ्रांस.
ठीक है। बतूता बिलोंग टू अ वेल एजुकेटेड फैमिली नोन फॉर देयर एक्सपर्टीज इन शरिया एंड बर्नियर वाज अ डॉक्टर। सो देखो, अगर कंटेंट पता है तो लिखने में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी हो जाएगा। Okay, Ibn Battuta is known as the Globetrotter due to his love for traveling. Bernier served as physician in the Mughal court. So Battuta Globetrotter था, Bernier था वो physician था. Ibn Battuta recorded his observation about new culture, people, belief and values. And Bernier came from a different intellectual tradition. He described India in binary opposition to Europe. ठीक है, वो इंडिया की इब्न बतूता इंडिया की चीजों के बारे में डिस्क्राइब करता है और बर्नियर इंडिया की क्रिटिसाइज करता है। Ibn Battuta described Indian cities like Delhi and Daulatabad as places full of opportunities. ठीक है, Bernier preoccupied with the comparison and contrasting India, France and rest of the Europe. वो बताया कि इंडियन जो cities थे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनको कैंप टाउन बताते हैं। Bernier held crown ownership of land irresponsible of the poverty of the Indian peasants. ठीक है, होता है कि लैंड की जो है वो क्राउन ओनरशिप है, इसलिए इंडियन पीजेंट्स जो पुअर है। Ibn Battuta highlighted the unfamiliar to create interest. Example, coconut and palm. वो पीजेंट्स की बात करता है, इब्न बतूता कोकोनट और पान की बात करता है। बर्नियर प्रोजेक्टेड द मुगल एम्परर एज किंग ऑफ बेगार एंड बारबेरियंस and condemned the practice of sati. Ibn Battuta describes slavery as the role of women as slaves. ठीक है, बर्नियर राइटिंग इन्फ्लुएंस कार्ल मार्क्स एंड मॉन्टेस्क्यू। तो बर्नियर की जो राइटिंग है वो कार्ल मार्क्स और मॉन्टेस्क्यू को इन्फ्लुएंस करती है। सो ये वाला क्वेश्चन खाली बच गया था जो मैं वापस लेके आई हूँ। ऑल द बेस्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, देन आई कैन थिंक ऑफ मेकिंग फ्यू मोर वीडियोस, वरना कोई फायदा नहीं है। सो आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम दिस। जितने भी एमसीक्यूज और कुछ आ रखे हैं पूरे पूरे हमने कवर किए हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।